हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इंडिया एट ग्लांस में। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। और जब आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 1 राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक चलता है। तो चलिए आर्टिकल 15 आज स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल 15 का अगर बेसिक स्टेटमेंट देखा जाए तो कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो 5 ग्राउंड्स यहां पर मेंशन किए गए हैं। एक तो रिलीजन है, रेस है, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता सरकार की तरफ से। ये आर्टिकल 15 का बेसिक फंडा है। और इसके बाद अगर इसके क्लॉजेस की बात करें तो यहाँ 6 सब क्लॉजेस की बात होती है। तो पहला जो क्लॉज है वो ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब यहाँ स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया गया है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। दैट मीन्स ये जो क्लॉज 1 है ये एनफोर्सेबल है ओनली अगेंस्ट द स्टेट। ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यहां 3 चीजें समझने की हैं। पहला, तो ये जो क्लॉज है ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है। दूसरा, ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तीसरा, यहां पर 5 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। या इनमें से किसी भी ग्राउंड पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो राज्य नहीं कर सकता, कोई भेदभाव राज्य की तरफ से नहीं होगा। ये क्लॉज 1 जो है ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एनफोर्सेबल नहीं है। क्लॉज 2 की बात करते हैं। क्लॉज 2 बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक चीज बोलता है, नो सिटीजन शुड बी सब्जेक्टेड। तो यहां पर अगर कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, तो यहां पर क्लियर ये चीज हो जाती है ये राज्य प्लस जो नागरिक हैं दोनों पे एनफोर्सेबल है, स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स पे एनफोर्सेबल होगा। नो सिटीजन शुड बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स विद रिगार्ड्स टू। किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे। और कहां कहां ये पॉसिबिलिटीज हैं उनकी बात आगे करता है सब क्लॉज ए एंड बी में। सब क्लॉज ए की अगर बात करें तो यहां कहा गया है एक्सेस टू द शॉप्स। किसी भी दुकान में अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल दुकानदार आपसे ये कहता है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या आप अगर अनटचेबल कम्युनिटी से हैं, तो अगर शॉपकीपर आपको वो सामान देने से इनकार कर देता है तो उस केस में क्लॉज 2 जो है एग्जिस्टेंस में आता है। इसके अलावा अगर देखें पब्लिक रेस्टोरेंट्स की बात करें, होटल्स की बात करें या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। पब्लिक एंटरटेनमेंट का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कोई मूवी हॉल है या कोई थिएटर है या क्लब है, पब है या डिस्को है, इस तरह के कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट के जो प्लेसेस है वहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी नागरिक के साथ नहीं किया जा सकता है। और ये स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल दोनों पे एनफोर्सेबल है। सब क्लॉज बी की बात करते हैं तो यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। तो यहां यह मतलब है कि अगर कोई कुआं है, अब कुआं भी 2 तरीके से हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक तो ये हो सकता है कि मैंने पर्सनल फंड लगा के कुआं या टैंक या बाथिंग गार्ड्स कुछ बनवाया है तो वहां पर टोटल कंट्रोल मेरा होगा, उस पर क्लॉज 2 जो है वो लागू नहीं होगा। वहां मैं किसी को भी रोक सकता हूं कि आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, इस टैंक से पानी नहीं ले सकते, वहां मैं रोक सकता हूं। लेकिन अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि या तो ये चीजें जो है ये जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई है या फिर ऐसा हो जाए कि इंडिविजुअल प्लस स्टेट के फंड से ये चीजें अगर बनी है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने कोई टैंक बनवाया है और उस टैंक में 99% फंड मेरा लगा हुआ है और 1% फंड जो है वो स्टेट की तरफ से आया है, उस केस में भी मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। ये क्लॉज 2 कह रहा है। या तो पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल्ड हो
या पार्शल उसका कुछ हिस्सा जो है स्टेट फंड से आया हो, या जनरल पब्लिक के डेडिकेटेड यूज के लिए जो चीजें हैं वहां पर किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस नहीं हो सकती है। ये क्लॉज 2 कह रहा है। क्लॉज 2 की खूबसूरती ये है कि ये स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल्स दोनों पे लागू होता है, और चूंकि इसका सब क्लॉज 2 जो है वो वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्टिंग की बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट फाइट करने में। क्लॉज 3 की बात करें तो क्लॉज 3 बहुत सिंपल है। इसका क्लियर स्टेटमेंट है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कि अगर सरकार या राज्य जो है वो महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहता है, तो उस केस में आर्टिकल 15 जो है वो वहां लागू नहीं होगा। आर्टिकल 15 की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो स्टेट को रोक सके कि वो वुमेन्स या चिल्ड्रन के प्रति कोई स्पेशल प्रोविजन एक्ट ना लेके आए। ऐसी कोई कंडीशन आर्टिकल 15 में नहीं है। ये क्लॉज 3 क्लियरली मेंशन करता है। इसके आगे अगर चलते हैं क्लॉज 4 में, तो अगर अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम आर्टिकल 15 में 3 ही क्लॉज थे। उसके बाद क्लॉज 4, 5 एंड 6 जो है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़े गए थे। तो क्लॉज 4 की बात करूं तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ये क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 15 में जोड़ा गया था, और इसका स्टेटमेंट कहता है, डजंट बार द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। यहां पर दो कम्युनिटीज की बात की गई है, एक तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और दूसरी है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके बारे में यहां बात की गई है कि इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो सरकार को या राज्य को रोक सके कि वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं या शेड्यूल कास्ट हैं या अगर कोई शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो उनके एडवांसमेंट के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहता है तो उसमें आर्टिकल 15 जो है वो कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। और अगर क्लॉज 4 की मैं बात करूं जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट की बात कर रहा है, तो ये जो क्लॉज 4 है ये चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस हुआ 1951 में, वहां से ये बात सुप्रीम कोर्ट के थ्रू निकल के आई थी, उससे क्लॉज 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। क्लॉज 5 की बात करें तो क्लॉज 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया था, और इसमें कहा गया, confers power on the state to reserve seats in favor of backward classes of citizens who are socially and educationally backward in educational institutes। क्लॉज 4 की मैं बात करूं तो क्लॉज 4 में सिर्फ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई थी, उनके एडवांसमेंट की बात की गई थी। लेकिन क्लॉज 5 की जब मैं बात करूंगा तो क्लॉज 5 जो है ये बेसिकली डील करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कुछ सीट्स जो है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो है उनके लिए रिजर्व की जाएंगी, ऐसा प्रोविजन जो है वो क्लॉज 5 में बनाया गया। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक एडेड और एक अनएडेड। एडेड का मतलब होता है जिनको प्राइवेट फंड पब्लिक फंड से पैसा आ रहा है या स्टेट फंड से जिनको पैसा आ रहा है, वो सारे एडेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अगर क्लॉज 5 की बात करूं तो इसमें कहा गया कि एडेड और अनएडेड दोनों ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एजुकेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं वो क्लॉज 5 के अंडर आएंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्लॉज 5 के अंडर नहीं आएंगे, वो इनकी बाधाओं से मुक्त रहेंगे। तो ये क्लॉज 5 है। क्लॉज 5 समझने के बाद हमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात हुई है, तो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्ट 2007 को समझ लेना भी बहुत जरूरी है। CEI रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्ट 2007, इसमें बहुत क्लियरली एक चीज कही गई कि नॉट मोर देन 27% ऑफ सीट्स इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट इज IITs, IIMs एंड NITs हैव बीन रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ OBCs। तो ये कहा गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, OBC क्लास जो है उसके लिए 27% रिजर्वेशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में
उनके लिए फिक्स कर दिया गया कि 27% से ज्यादा रिजर्वेशन यहां नहीं हो सकता है। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि एससी को पहले से 15% का रिजर्वेशन मिला हुआ था, एसटी को 7.5, उसके अलावा ओबीसी को 27 मैक्स इसलिए भी किया गया था क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसीज के अंडर एक कंडीशन आती है कि रिजर्वेशन किसी भी कंडीशन में नॉट मोर देन 50% होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 15 प्लस 7.5 प्लस 27 जो है वो अल्टीमेटली 49.5% हो जाता है। अगर 27 के बाद अगर 28 पे जाते हैं तो दैट विल बी 51.5%, जो कि पॉसिबल नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन यहां दी गई वो 27% की दी गई थी। ये CEI रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्ट 2007 की बात है। इसके बाद बात की गई कि आपने सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात कर ली, उसके अलावा आपने SC ST कम्युनिटी की बात कर ली। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए कि कोई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है लेकिन वो इकोनॉमिकली स्टेबल क्लास है, उसको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कोई ऐसी कंडीशन है कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन है, तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे? इसके लिए क्लॉज 6 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि एक एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन जो है वो एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को दिया जा सकता है। किस कंडीशन में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कंडीशन में। इसमें इंक्लूड किया गया कि एडेड और अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उन सभी को इसके अंडर ऐड किया गया था, लेकिन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एज कवर्ड अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है वो क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 15 से मुक्त रहेंगे, उनमें कोई बाधा यहां इस तरीके की नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं और समझते हैं कि आर्टिकल 15 जो है वो क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 15 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 15 का बेसिक स्टेटमेंट ये है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्लॉज 1 जो है वो स्टेट पे एनफोर्सेबल है, इंडिविजुअल पे एनफोर्सेबल नहीं है। और उसमें कहा गया यही चीज जो रिपीट की गई थी कि किसी भी ग्राउंड पे, ये जो 5 ग्राउंड मेंशन किए गए हैं इनमें से किसी भी ग्राउंड पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं हो सकता। क्लॉज 2 में कुछ स्पेशल प्लेसेस की बात की गई थी जहां पर ना तो स्टेट ना कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। क्लॉज 3 की बात करें तो क्लॉज 3 में बहुत क्लियरली ये चीज कही गई थी कि अगर स्टेट वुमेन्स या चिल्ड्रन के फेवर में कुछ प्रोविजंस लाना चाहता है तो आर्टिकल 15 जो है उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। क्लॉज 4 जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में जो है ऐड किया गया था। और क्लॉज 4 में सीधा सीधा ये कहा गया था कि अगर कोई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है या SC ST जो है उनके एडवांसमेंट के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उस केस में भी आर्टिकल 15 जो है ये बाधा नहीं होगा। क्लॉज 5 जो है ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया था और इसमें यह कहा गया था कि जो सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उनको जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन वाली जो बात है या उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी, चाहे वो एडेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो या अनएडेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो। इसमें से भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा CEI रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्ट 2007 कहता है कि SC को 15% रिजर्वेशन, ST को 7.5, OBC को 27, टोटल 49.5% रिजर्वेशन जो है वो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रहेगा। इसके अलावा अगर क्लॉज 6 की बात करें तो एक एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया और इसमें भी एडेड अनएडेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया गया। इसके अलावा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनको इससे बाहर कर दिया गया। So that's all for today's video. Thank you. If you like it, please share it with your friends and subscribe the channel for upcoming news. Thank you very much. Jai Hind.